हेलो गाइस, नविता क्लासेस में आप सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि आज अभी देख पा रहे हैं, आप पेज से ही आपको चल गया होगा कि आज हम जो सेकंड पार्ट है सोर्सेज ऑफ एनर्जी का वो कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया था कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जो सेकंड पार्ट है इसमें हम कवर करेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, या इनको अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन कौन से होते हैं? देखिए, सोलर एनर्जी, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, फ्यूज़न एंड फिजन। आई विल एक्सप्लेन इन द लास्ट ऑफ वीडियो। अब देखिए कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड और हमारी अर्थ के ऊपर बहुत सारा प्रेशर है एनर्जी जनरेशन के लिए, तो जैसी टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस कर रही है हमारी डिमांड भी एनर्जी की बढ़ती जा रही है डे बाय डे। रीज़न क्या है? रीज़न है हमारा लाइफस्टाइल। जैसा कि आप इस अंडरलाइन में देख पा रहे हो कि आवर लाइफस्टाइल also changing, we use the machine to do more and more of our task। क्यों? अब इसके साथ में क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी क्या हो रहा है हुआ है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी चेंज हुआ है, तो हमें मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, मोर रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी चाहिए इसके लिए। तो ये एनर्जी को कवर करने के लिए हमें कन्वेंशनल सोर्सेज से हमारी जो पूर्ति है वो नहीं हो सकती, तो हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी चाहिए। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं जो रिन्यूएबल हों, मतलब आने वाले टाइम में जिनका एग्जॉस्ट ना हो, जो जल्दी से ख़त्म ना हो और जो रीजनरेट होते रहें। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में किया था, बायोमास के द्वारा हमारी जो कंप्रेस नेचुरल गैस थी, जो मीथेन थी, वो प्रोडक्शन हो रहा था, ठीक है, और उससे हम इजी से हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को वो हम पूरा कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या है, एक लाइन दी गई है, उसमें क्या है कि वी कुड डेवलप द टेक्नोलॉजी टू यूज़ देयर अवेलेबल और नॉन सोर्स ऑफ एनर्जी। जो न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, जो कि अल्टरनेट सोर्सेज हैं, वो हम कैसे उनका यूज़ कर सकते हैं, कैसे हमको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उनके दो तरीके हैं। पहले, या तो हम टेक्नोलॉजी को डेवलप करें, दूसरा तरीका क्या है, या हम किसी न्यू सोर्सेज की तरफ जाएं। अब न्यू सोर्सेज की तरफ जाएं तो डेफिनेटली हमें कोई टेक्नोलॉजी डिज़ाइन करनी पड़ेगी जिससे हम वो न्यू सोर्सेज को हम ईजी से यूटिलाइज़ कर सकें। अब क्या है, नेक्स्ट जो पेज है उसमें क्या बताया गया है, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सोलर एनर्जी। जो सोलर एनर्जी है वो हमें सन से मिलती है। जैसा कि आपको पता है, जो सन है वो जो रेडिएटिंग हीट है, रेडिएटिंग जो एनर्जी है, वो हमारे अर्थ तक पहुंचती है, उसका हम यूटिलाइज़ करते हैं। वो किस फॉर्म में यूटिलाइज़ करते हैं? देखिए, जो सन एनर्जी है वो डायरेक्टली जो हेटेरोट्रोप हैं, जो अपना फूड खुद से नहीं बना सकते, वो सन एनर्जी को यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन जो प्लांट्स हैं वो इस सन एनर्जी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो जो रेडिएटिंग हीट है, जो सन एनर्जी सन से हमें मिलती है, हम उसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं? वो उसका जो यूज़ करने का तरीका क्या है, वो है बाय द यूज़ ऑफ सोलर पैनल या सोलर सेल। अब देखिए, एक सिंपल सा मेथड है, वो क्या दिया गया है। पहले हम इन लाइन को जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है उसको पढ़ते हैं। देखो, जो सन है वो कंटिन्यू रेडिएटिंग करता रहेगा और कंटिन्यू अर्थ को एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा, ठीक है। ये इसका एक प्रोसेस है। तो जो वो प्रोसेस से एनर्जी रिलीज होती है, सन के अंदर क्या होता है, फ्यूज़न प्रोसेस होता है और उससे एनर्जी का रिलीज होता है वहाँ से। तो वो हमें कंटिन्यूस प्रोसेस से हमें मिलती रहती है। ओनली जैसी हीट एनर्जी अर्थ की सरफेस की तरफ आती है, तो ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ सोलर एनर्जी रीचेज द आउटर लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है, और दैट रेस्ट रीचेज द अर्थ सरफेस, मतलब नियरली हाफ ऑफ इट्स एब्जॉर्ब वाइल द पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर। आधी तो वो एब्जॉर्ब हो जाती है और रेस्ट रीचेज द अर्थ सरफेस, वो जो बच गई वो अर्थ सरफेस के पे ही रह जाती है। तो
अब इसमें मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा ये क्या कैसे होता है और कैसे वो ट्रोपोस्फेयर में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी सन से आती है वो कैसे आउटर सरफेस से ही वो बाहर निकल जाती है, और जैसे ही वो ट्रोपोस्फेयर या अर्थ सरफेस की तरफ आती है जिसको हम लिथोस्फेयर बोलते हैं, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो सन से आती है वो ट्रैप हो जाती है, जिससे क्या आता है जो हमारी गैसेज हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, वो मैंने डायग्राम से नीचे वाले पेज पे दिखाया गया है, मैं आपको एक उसकी झलक दिखाता हूँ वो कैसे उसको ट्रैप करती है और कैसे वो आपकी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो उसको ब्लैंकेट बना लेती हैं और वो एनर्जी वहाँ पे ट्रैप हो जाती है, जिससे हमारे अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है वो क्या उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब देखिए, अब एक अंडरलाइन कर रखी लाइन डू यू नो में कि इंडिया इज़ लक्की टू रिसीव द सोलर एनर्जी। अब आप मुझे बता सकते हैं कि इंडिया, वाई द इंडिया इज़ लक्की? रीज़न बीइंग इज़ दैट कि इंडिया जो है, एक तो पहली तो बात क्या है, इक्वेटर जो है, इक्वेटर जो लाइन है जो अर्थ को दो भाग में बांटती है, वो लाइन इंडिया के मतलब इंडिया से नीचे साउथ की तरफ मतलब है, वो इंडिया से नीचे है, साउथ हेमिस्फेयर और नॉर्थ हेमिस्फेयर के मिड में है, तो जो वो लाइन है वो इंडिया के नज़दीक है। ठीक है, तो जैसे ही सन एनर्जी आती है तो डेफिनेटली वहाँ से हमें क्या है वो एनर्जी लार्ज अमाउंट में मिलती है। दूसरा क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। आप देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो क्या है, इंडिया के जो स्टेट है, 7 स्टेट है, 7-8 स्टेट हैं उनके अंदर से गुजरती हैं, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन क्या है, इंडिया से नीचे है। तो जब भी सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के जस्ट ऊपर होता है तो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, और इसलिए यही बेनिफिट है कि इंडिया को लार्ज अमाउंट ऑफ सन एनर्जी मिलती है, हम उसका यूटिलाइज कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ सोलर पैनल। अब देखिए एक एक्सपेरिमेंट दिखा रखा है, हम वैसे भी जब छोटी क्लासेस में थे 9-10 क्लास में, जो हम अभी 10th क्लास का ये चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें हमने सोलर कुकर देखा है, और डेफिनेटली सोलर कुकर का एक अच्छा एग्जांपल दूंगा। जैसे कि आपके घर में कोई कार है, वो ब्लैक कलर की है और आपको पता है कि उसकी जो विंडो है वहाँ पे मिरर है, आप उस कार को क्लोज़ कर दीजिए और डायरेक्ट जो सन एनर्जी है, जो विंडो के अंदर जो मिरर है वहाँ से सन एनर्जी डायरेक्ट कार के अंदर जाएगी, लेकिन जो मिरर लगे हुए हैं जो वो क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब तो कर लेंगे, ठीक है, हीट जनरेट होगी और कार का जो अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा इन कंपेयर टू आउटसाइड। आप कभी ये चीज़ क्या हर रोज़ जो जिनके पास कार है वो चेक कर सकते हैं, जैसे ही आप कार को ओपन करेंगे आपको एकदम से हीट बर्न होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि जो मिरर है वो एनर्जी को ट्रैप तो कर लेता है पर वो रिलीज नहीं होने देता। तो अच्छा एग्जाम्पल है सोलर कुकर का भी यही होता है। सोलर कुकर में क्या होता है, ब्लैक उससे जो ये लकड़ी का ये डिज़ाइन बनाया गया है और इसके ऊपर मिरर लगा हुआ है, सन एनर्जी को मिरर ट्रैप तो कर लेगा, सोलर जो रेज हैं वो आएंगी रेडिएटिंग एनर्जी की फॉर्म में, वो आएंगी लेकिन वो ट्रैप हो जाएंगी, और जिससे हम क्या है सोलर कुकर के अंदर कोई भी जैसे वाटर हम उसको गर्म कर सकते हैं। दैट इज़ अ गुड एग्जाम्पल। और यही सेम फार्मूला है किसका, जो ग्लोबल वार्मिंग जो गैसेज हैं जिसको हम ग्रीन हाउस गैसेज बोलते हैं। इस डायग्राम में मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, क्या है कि यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर 8 से 15 किलोमीटर का इसका दायरा होता है। जैसे ही अर्थ से ये रेज टकराएंगी, कुछ तो ये जो मैंने हाफ सर्कल बना रखा है कुछ तो टकरा के वापस चली जाएंगी, ठीक है, कुछ रेज जैसे ही अर्थ के सरफेस के ऊपर आएंगी वो क्या है इस ब्लैंकेट के अंदर रह जाएंगी। और यहाँ पे मैंने एरो में दिखा रखा है कि ब्लैंकेट, ये ब्लैंकेट किस चीज़ का बना हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, ये गैसेस ब्लैंकेट बना लेती हैं, जिससे क्या ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट होता है या जिसको हम ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, हम इस लाइन को जो इसमें दिया गया है ये हम एक बार देखते हैं। सोलर कुकर आर कवर्ड विद ग्लास प्लेट, जो मैंने एक्सप्लेन किया है, एंड रिकॉल व्हाट वी हैव लर्नड अबाउट द ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, और जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट का सेम फार्मूला यही इसी पे लगता है जो हम सोलर कुकर देख रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है कि सोलर सेल पैनल क्या होते हैं। अब देखिए सोलर सेल पैनल है जो रेडिएटिंग एनर्जी है सन की उसको ट्रैप करने में बहुत हेल्प करते हैं, और वो ट्रैप करके वो सोलर एनर्जी जो है उसको कन्वर्ट कर देते हैं जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में है। जैसे इट इज़ ईजी टू सी दैट दीज डिवाइस आर यूजफुल ओनली एट द सर्टेन टाइम
ड्यूरिंग द डे। सही बात है। कुछ ही टाइम में जब सन एकदम से जो क्या नाम हमारे ओवरहेड होता है या अच्छा इन्वायरमेंट होता है, तब क्या होता है जब क्लाउडी बहुत कम हो, क्लाउडलेस हो इन्वायरमेंट, तो तब क्या है बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी में मिलती है और वो ट्रैप की जा सकती हैं। अब लिमिटेशन ऑफ सोलर एनर्जी इज़ ओवरकम बाय द यूज़ ऑफ सोलर सेल, जो अंडरलाइन में दिया गया है कि हम जो इसकी लिमिटेशन है उसको कैसे कम कर सकते हैं कि वो हम सोलर सेल का यूटिलाइज कर सकते हैं। सोलर सेल क्या करती हैं, वो कन्वर्ट कर देती हैं सोलर एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। ए लार्ज, अब जो अंडरलाइन लाइन है उसको पढ़ते हैं। एक लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल आर कंबाइंड इन ए अरेंजमेंट आर कॉल्ड सोलर सेल पैनल। अब ये पैनल बन गया, ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को ट्रैप करेंगे और वो एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। अब द प्रिंसिपल एडवांटेजेस एसोसिएटेड विद सोलर सेल, सोलर सेल के साथ जो प्रिंसिपल एडवांटेजेस हैं, उसके फ़ायदे हैं, वो क्या क्या हैं वो देखिए। आपको नो मूविंग पार्ट, इसका कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, आपने एक जगह रखी, वो ट्रैप करती रहेगी, एनर्जी को यूटिलाइज आप इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में करते रहेंगे। ठीक है। रिक्वायर लिटिल मेंटेनेंस, बहुत कम मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। वर्क क्वाइट सेटिस्फैक्टरली विदाउट द यूज़ ऑफ एनी, कोई बहुत बड़े डिवाइस की ज़रूरत नहीं है, वो सोलर पैनल सेल को आप अटैच कर दीजिए और वो एनर्जी को, केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी को वो डायरेक्टली, या हम सन एनर्जी को, रेडिएटिंग एनर्जी को डायरेक्टली वो इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसके अंदर, दे कैन बी सेटअप इन द रिमोट एरियाज, बहुत दूर दराज के एरिया में, इन एक्सेसिबल हेमलेट एरियाज, जैसे हिलीज एरियाज पे हैं, या फिर कोई बहुत कम लोग जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे भी इनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। वेरी स्पार्सली इनहेबिटेटेड, ऐसे एरिया जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, वहाँ पे भी सोलर सेल पैनल का अरेंजमेंट करके हम इलेक्ट्रिसिटी, जो सन से हमें एनर्जी मिलती है, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं और ईजी से उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, अब जो सोलर सेल बनती हैं उनकी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जो सोलर सेल के अंदर जो यूटिलाइज होने वाली चीज़ें हैं वो काफ़ी कॉस्टली हैं। ठीक है। उनका जो अबंडेंस है वो नेचर के अंदर क्या है, बहुत अवेलेबल तो है। देखो, सिलिकॉन विच इज़ यूज फॉर मेकिंग सोलर सेल इज अबंडेंट इन नेचर, बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेशल ग्रेड सिलिकॉन फॉर मेकिंग सोलर सेल लिमिटेड, लेकिन जो स्पेशल ग्रेड हमें चाहिए सोलर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन, वो बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है। नेक्स्ट, इंटायर प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर इज़ स्टिल वेरी एक्सपेंसिव, जो कंप्लीट प्रोसेस है इसका मैन्युफैक्चरिंग का बहुत एक्सपेंसिव है। सिल्वर यूज फॉर इंटरकनेक्शन ऑफ सेल इन द पैनल फर्दर ऐड टू द कॉस्ट, मतलब जो सिल्वर होता है, यूज़ होता है इसके अंदर, जो पैनल को कनेक्ट करता है आपस में, तो वो काफ़ी कॉस्टली है। इन स्पाइट ऑफ ऑल हाई कॉस्ट एंड लो एफिशिएंसी, मतलब इतनी हाई कॉस्ट होने के बाद और लो एफिशिएंसी होने के बाद सोलर सेल आर यूज फॉर मैनी साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन, बहुत सारी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन में सिलिकॉन का यूज़ होता है। जैसे कि अभी इसमें बताया गया है, सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर इसका यूज़ होता है। स्पेस प्रोब के अंदर, स्पेस में जो सैटेलाइट जाते हैं या फ्लाइट जाती हैं, उनके अंदर इसका यूटिलाइज होता है। एंड जैसे कि मार्स ऑर्बिटर जो है उसके अंदर सोलर सेल का यूज़ किया गया है। टीवी पैनल के अंदर इसका यूज़ होता है। रेडियो के अंदर इसका यूज़ होता है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। ट्रैफिक सिग्नल के अंदर इसका यूज़ होता है। कैलकुलेटर के अंदर इसका यूज़ होता है। मैनी टॉयज़ जो हैं आर फिटेड विद द सोलर सेल, आप नॉर्मल अपनी डेली लाइफ में चेक कर सकते हैं। ट्रैफिक सिग्नल भी देख सकते हैं आप, वहाँ पे सोलर पैनल का यूज़ होता है। कैलकुलेटर एंड टॉय के अंदर यूज़ होता है। और क्या है, रूफ टॉप के अंदर आजकल तो मोस्टली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने स्पेशल सब्सिडी दी हुई है कि आप अपने रूफ टॉप पे क्या है पैनल लगाइए, जिससे इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट कर सकते हैं, और ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। मतलब अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, मैं आपको एक या दो लाइन में बताना चाहूँगा कि पोल्यूशन नहीं होता, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। लेकिन अगर आप इसमें हम ये बता रहे हैं कि पोल्यूशन का जनरेशन कम होता है, मतलब नहीं होता तो गलत है, लेकिन कम होता है। रीज़न बिंग, क्योंकि हम सिलिकॉन यूज़ कर रहे हैं, हम सिल्वर यूज़ कर रहे हैं, वो फैक्ट्री के अंदर उसको रेक्टिफाई किया जाता है, उसका यूटिलाइजेशन के लिए वो उसको तैयार किया जाता है, तो वहाँ पे भी तो पोल्यूशन रिलीज़ होगा। तो इसलिए यहाँ पे कम मात्रा में पोल्यूशन का रिलीज़ होता है। उसके बाद सोर्सेज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सी, एनर्जी जो है वो समुंदर से और ओशियन से हम कैसे ले सकते हैं, वो पहले हम देखते हैं टाइडल एनर्जी।
अब देखिए टाइडल एनर्जी से पहले आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि मैंने एक्लिप्स, ठीक है, जिसको हम ग्रहण बोलते हैं, उसमें क्या है, दो तरीके के एक्लिप्स होते हैं, ग्रहण होते हैं। एक होता है सूर्य ग्रहण, एक होता है चंद्र ग्रहण। आप देखिए कि सूर्य ग्रहण के अंदर मैंने SME लगा रखा है, जिसको सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। अब देखिए SME मतलब यहाँ पे क्या है, S से सन, M से मून, E से अर्थ। अब जहाँ पे सूर्य ग्रहण होगा वहाँ पे सन और अर्थ के बीच में मून आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि जो सन की रेडिएटिंग एनर्जी है, सन रेज हैं, ठीक है, वो क्या है, मून उनको हाइड कर देता है और अर्थ तक पहुँचने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मतलब उनके बीच में आते ही, मून सन और अर्थ के बीच में आते ही सन की रेज बहुत कम पहुंच पाती हैं। इसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण या सोलर एक्लिप्स। अब बात आती है लूनर एक्लिप्स की। यहाँ पे क्या होता है, सन, अर्थ और मून, ये सीक्वेंस होती है। सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है। इट मीन्स यहाँ पे कंप्लीट मून को हाइड कर देती है अर्थ। तो सन की जो रेडिएटिंग एनर्जी है, सन रेज हैं, वो मून तक नहीं पहुँच पाती क्योंकि अर्थ उनके बीच में आ गया। इसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण। अब देखिए ये कब होता है, ये चंद्र ग्रहण, या फिर आप बोल सकते हैं कि ये इसका इफेक्ट क्या होता है। अब देखिए जब सन और मून दोनों अलग अलग पोल पे हैं, अलग अलग साइड में है और अर्थ उनके बीच में है, जो सन की एनर्जी है, सन की रेडिएटिंग जो फोर्स है, वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और मून अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि उनकी दोनों की ग्रेविटेशनल एनर्जी है। उससे क्या होगा, अर्थ के पे जो सी है, ओशियन है, उसके अंदर क्या होगी, टाइडल एनर्जी जनरेट होगी क्योंकि ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मेनली ऑन द मून ऑन द स्पिनिंग अर्थ। मतलब सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसका होता है, मून का होता है इन कंपेयर टू सन। मून की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है इन कंपेयर टू सन। वो क्या करता है, क्योंकि अर्थ के नज़दीक कौन है, वो मून है, और सन क्या है, अर्थ से बहुत ज़्यादा दूरी पे है, तो इसलिए मून का ज़्यादा इफेक्ट है। जैसे ही मून अपनी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करता है तो सी जो है, समुद्र जो है, वो राइज एंड फॉल होते हैं। जो उसकी टाइडल एनर्जी है वो राइज एंड फॉल होती है। जो राइज एंड फॉल जो समुद्र की जो वाटर जो टाइडल एनर्जी है, हम उसका कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इस लाइन में मैंने दिखाया है। द डिफरेंस इन द सी लेवल गिव अस द टाइडल एनर्जी। मतलब ये जो फिनोमिनन होता है, एक बार हाई टाइड आई, एक बार लो टाइड आई, क्योंकि मून अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो एक बार हाई टाइड आएगी, एक बार लो टाइड आएगी। तो ये जो टाइडल एनर्जी, हम इसका कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, हम सी के नज़दीक कोई एक डैम बनाएं। ये डैम का डायग्राम मैंने दिखा रखा है यहाँ पे, ये डैम है। इस डैम का डायग्राम में जो क्या नैरो जो इसका ओपनिंग है, वहाँ पे अब मैंने एक टरबाइन दिखा रखी है। जैसे ही समुद्र के अंदर हाई टाइड आएगी तो नैरो ओपनिंग से क्या होगा, ये वाटर एंट्री करेगा डैम के अंदर, और एंट्री करते ही वो टरबाइन को रोटेट करेगा। और ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि टरबाइन जैसे रोटेट करेगी, उसके अंदर जनरेटर है और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा। ये भी बहुत अच्छा सोर्स है एनर्जी का, हम इससे अच्छी एनर्जी ले सकते हैं। अब उसके बाद क्या है, वेव एनर्जी। अब देखिए जो वेव है, समुद्र के अंदर जो वेव है, ओशियन के अंदर जो वेव है, वो कैसे मतलब एनर्जी को हम उससे प्रोडक्शन कर सकते हैं। देखिए द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द ह्यूज वेव नियर द सी शोर। जो समुद्र के जो तटीय क्षेत्र हैं, वहाँ पे क्या है, समुद्र का जो तट है, वहाँ पे हम इस जो काइनेटिक एनर्जी है वाटर की मूवमेंट की, उसको ट्रैप करके हम क्या एनर्जी का यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे सोर कैन ट्रैप्ड इन द सिमिलर मैनर टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, द वेव आर जनरेटेड बाय द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोइंग अक्रॉस द सी। जो वेव क्या नाम है, विंड है, वो ब्लो करती है सरफेस के ऊपर, वाटर सरफेस जो है समुद्र के अंदर, और वो क्या करती है, वाटर का मोमेंट जनरेट करती है। उस मोमेंट जो वाटर का जनरेट मोमेंट हो रहा है, जो वेव बन रही हैं, उससे हम ट्रैप करके हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। सेम फार्मूला है, वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, टरबाइन को लगाएंगे। टरबाइन से क्या करेगा, वो जनरेटर मूवमेंट करेगी, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा वाटर मूवमेंट से। ओनली काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर हम यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि विंड है वो सरफेस पे ब्लो कर रही है और वाटर का मूवमेंट करवा रही है वहाँ पे वेव की फॉर्म में, और उससे क्या हो रहा है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है। इससे क्या, नो पोल्यूशन, कोई पोल्यूशन नहीं होगा, और ईजी से हम उस एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं।
नेक्स्ट उसके बाद आता है कि ओशियन थर्मल एनर्जी। ओशियन जो थर्मल एनर्जी है वो हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए मैं आपको सिंपल भाषा में यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि ओशियन समुद्र के अंदर ना दो लेयर होती हैं, अपर एंड डीप लेयर। और क्या है, जो अपर लेयर है ड्यू टू सन रेडिएशन, सन हीट के कारण उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू डीप वाटर। तो हम दोनों के डिफरेंस से मान के चलो, ऊपर का जो टेम्परेचर है सरफेस वाटर का, जो समुद्र के सरफेस का जो टेम्परेचर है वो 23 डिग्री सेल्सियस है, ये मानते हैं हम। दूसरा क्या है, जो डीप वाटर है, जो लगभग 20 से 25-30 किलोमीटर जो नीचे हैं, या फिर उससे भी थोड़ा कम लगा लीजिए, 10-5 किलोमीटर का डिफरेंस लगा लीजिए, तो उसमें क्या है, जो टेम्परेचर है वो मान के चलिए 8 डिग्री सेल्सियस है, 8 डिग्री सेल्सियस है। तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, लगभग 15 डिग्री सेल्सियस। तो 15 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, हम एक डिवाइस लगाएंगे, उसमें क्या होगा, जो ऊपर का जो टेम्परेचर है उसमें हम डिवाइस के अंदर क्या करेंगे, हम लिक्विड अमोनिया लेंगे। अब जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, लिक्विड अमोनिया क्या होगा, स्टीम की फॉर्म में स्टीम की फॉर्म में आएगा। और जैसे ही लिक्विड अमोनिया स्टीम की फॉर्म में बनेगा तो उससे क्या होगा, टरबाइन का मूवमेंट होगा। टरबाइन का मूवमेंट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगी, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से फिर हम ईजी से इस एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं। लेकिन लिक्विड जो नीचे वाला टेम्परेचर है, डीप जो टेम्परेचर है वो बहुत कम है, 8 डिग्री सेल्सियस मैंने बताया है, जो डीप वाटर है। तो वो उसको क्या करेगा, जो हीट जो क्या नाम है, वेपर की फॉर्म में जो अमोनिया बनी है उसको क्या कर देगा, वो कूल डाउन कर देगा, वापस से उस अमोनिया को लिक्विड फॉर्म में ला देगा। तो इससे हम ओशियन थर्मल एनर्जी है उससे भी हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे कि द कोल्ड वाटर, अभी इस लाइन में पढ़ते हैं हम, द वार्म सरफेस वाटर इज यूज टू बॉयल ए वॉलेटाइल लिक्विड लाइक अमोनिया। ठीक है, वॉलेटाइल लिक्विड वो होते हैं जो घुलनशील होते हैं। द वेपर ऑफ द लिक्विड आर देन यूज टू रन द टर्बाइन, एंड द कोल्ड वाटर फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द सी इज पम्प्ड अप एंड कंडेंस द वेपर अगेन टू द लिक्विड। मैंने वही बताया, वो उसको क्या कर देगा, वो कंडेंस कर देगा लिक्विड की फॉर्म में, आप एनर्जी से को ट्रैप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है ओशियन थर्मल एनर्जी, उसमें क्या है, अपर सरफेस में 23 डिग्री सेल्सियस दिखा रखा है और लोअर में डीप में दिखा रखा है 8 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों के डिफरेंस से हम एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं विद यूज़ ऑफ टर्बाइन। एंड लिक्विड अमोनिया का यहाँ पे यूज़ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको ध्यान में रखें। नेक्स्ट है आपका जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, जो पृथ्वी के अंदर जो आंतरिक भाग है, पृथ्वी का जो अंदर का हिस्सा है, वहाँ पे क्या होता है, मोल्टन रॉक मैग्मा की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस आता है वहाँ पे। तो अगर वहाँ पे जो मोल्टन रॉक है, जो डीप में अर्थ की क्रस्ट से नीचे, जहाँ पे मोल्टन रॉक होते हैं अर्थ क्रस्ट से बहुत नीचे, ठीक है, वहाँ पे क्या करेंगे, अब जो डीप हॉट मतलब डीप वाटर है, डेफिनेटली जो ये टेम्परेचर इनसे जनरेट होगा मोल्टन रॉक से, वो डेफिनेटली जो वाटर अवेलेबल है वो वहाँ पे क्या होगा, वेपर की फॉर्म में जनरेट होगा, और उससे हम एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं। जैसे ही, अब ये क्या बोल रहा है, जैसे ही वाटर अपर मूवमेंट करेगा, पुस्ट अपवर्ड एंड ट्रैप इन द सर्टेन रीजन कॉल्ड द हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट पे वाटर को वो ट्रैप हो जाएगा, और वहाँ पे आपको पता है मोल्टन मैग्मा अवेलेबल है। तो मोल्टन मैग्मा या मोल्टन रॉक हैं, तो वो उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। इस हॉट स्पॉट्स के अंदर क्या होगा, जो वाटर है वो वेपर की फॉर्म में चेंज हो जाएगा, जिससे हम उसका यूज़ कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। व्हेन द ग्राउंड वाटर कम इन कॉन्टैक्ट विद द हॉट स्पॉट, स्टीम इज जनरेटेड। ठीक है, स्टीम जनरेट होगी। समटाइम हॉट वाटर फ्रॉम दैट रीजन फाइंड आउटलेट एट द सरफेस। मतलब कुछ बार ऐसा भी होता है, जो हॉट वाटर है वो अपना रास्ता ऊपर की तरफ खोजता है, और जैसे ही वो ऊपर की तरफ आता है तो हम उसको हॉट स्प्रिंग बोलते हैं। ठीक है, गर्म पानी के चश्मे। गर्म पानी का चश्मा आपको पता है ये कहाँ पे है, इंडिया के अंदर कहाँ है। ठीक है, हम उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। द स्टीम ट्रैप्ड इन द रॉक्स इज रोटेड थ्रू ए पाइप। जो स्टीम जो रॉक में ट्रैप हुई है उसको हम पाइप से यूज़ करेंगे टरबाइन को रोटेट करने के लिए, और वाटर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट करेंगे। अब सबसे ज़्यादा जो जियोथर्मल एनर्जी का यूज़ है वो कहाँ पे है, वो कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ इन न्यूजीलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, अब क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी की फॉर्म है ये। देखो, न्यूक्लियर प्रोसेस से आप एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। दो टाइप से न्यूक्लियर एनर्जी से आप एनर्जी यूज कर सकते हैं।
फर्स्ट इज ए फ्यूज़न एंड सेकंड इज फिजन। देखिए इनमें डिफरेंस क्या है, मैं आपको एक एक लाइन में बताता हूँ। फ्यूज़न वो होता है, फ्यूज़न इससे समझिए, जब दो लाइट वेट एटम को हम कंबाइन करेंगे, फ्यूज़ करेंगे, तो एक हैवी एटम का जनरेशन होगा। उससे क्या है, उससे जो एनर्जी प्रोडक्शन होगी हम उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। और फ्यूजन वो प्रोसेस होता है जिससे हैवी एटम, कोई भी एटम है, एटम ऑफ एलिमेंट, उसका अगर हम बम्बार्डमेंट कर दें न्यूट्रॉन से, ठीक है, तो वो क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा लाइटर एटम ऑफ एलिमेंट में। सबसे बड़ा एग्जांपल यूरेनियम है। यूरेनियम को हम जब न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट करते हैं तो वो ब्रेकडाउन हो जाता है, और वो ब्रेकडाउन जब होता है तो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। उस न्यूक्लियर एनर्जी से हम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हमारे इंडिया के अंदर भी हैं, उनसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। देखिए अब इसके अंदर क्या है, इन द प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन द न्यूक्लियस ऑफ हैवी एटम, मैंने अभी बताया न्यूक्लियस ऑफ फ्यूजन के अंदर हैवी एटम सच एज यूरेनियम, प्लूटोनियम एंड थोरियम व्हेन बम्बार्डेड विद द लो एनर्जी न्यूट्रॉन, जब न्यूट्रॉन के साथ उसका बम्बार्डमेंट किया जाता है, उसके ऊपर बम्बार्डमेंट किया जाता है, उसके हाई स्पीड से उसकी तरफ वो फेंके जाते हैं, देन कैन स्प्लिट अपार्ट इनटू द लाइटर न्यूक्लियाई के अंदर वो उसका क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। और जब वो ब्रेकडाउन होगा तो उसमें क्या होगा, व्हेन दिस इज डन द ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। अब देखिए द फ्यूजन ऑफ एन एटम ऑफ यूरेनियम फॉर एग्जांपल प्रोड्यूस द 10 मिलियन टाइम्स एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द कम्बशंस ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन फ्रॉम द कोल। मतलब कोल का अगर कोई एटम है उसको हम बर्न कर रहे हैं, उससे 10 मिलियन टाइम्स एक फ्यूजन प्रोसेस है, यूरेनियम के एटम के फ्यूजन प्रोसेस से हम एनर्जी का जनरेट कर सकते हैं। मतलब इतनी कैपेसिटी होती है उसके अंदर, इतना पोटेंशियल होता है। इन न्यूक्लियर रिएक्टर डिजाइंड फॉर इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन सच न्यूक्लियर फ्यूल कैन बी पार्ट ऑफ दिस सेल्फ सस्टेनिंग फ्यूजन चेन रिएक्शन। मतलब एक बार फ्यूजन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो वो कभी भी स्टॉप नहीं हो सकता, वो अपने आप ही ब्रेक डाउन करता रहेगा। एटम ऑफ एलिमेंट किसी भी न्यूक्लियर जो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं, यूरेनियम, प्लूटोनियम एंड थोरियम को, वो आराम से अपने आप ही ब्रेक डाउन होते रहेंगे। एक बार सिर्फ उनको बम्बार्डमेंट न्यूट्रॉन की करने की ज़रूरत है। मतलब दैट इज़ द सस्टेनिंग प्रोसेस, सस्टेनेबल तरीके से वो एनर्जी आपको प्रोवाइड करता रहेगा। उसके बाद आता है द रिलीज एनर्जी कैन बी यूज टू प्रोड्यूस द स्टीम का भी प्रोडक्शन कर सकती है इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड देन फर्दर जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए in the nuclear fusion difference in the mass delta m between the original nucleus and the product nuclei get converted to the energy E क्या होता है, आंस्टीन, ये कांस्टेंट है, या आंस्टीन इसको यूज़ किया था E, और इसी को आइंस्टीन ने इसको फर्स्ट यूज़ किया था। दैट्स वाई E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वेयर। ठीक है, C इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम। अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो यूनिट है, जो एनर्जी प्रोडक्शन की यूनिट है, इसके अंदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻19 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी। मतलब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर क्या नाम है, न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी प्रोडक्शन हो रही है, वो इतने जूल के बराबर है। ठीक है ना। और क्या है, 1 एटमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप सोचिए एक एटमिक मास यूनिट है जो वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्विवेलेंट है, और उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे। अब आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻19 जूल। कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन कर सकते हैं हम इससे, कंटिन्यूस प्रोसेस से। अब इसमें क्या न्यूक्लियर पावर प्लांट दिए गए हैं, रिएक्टर दिए गए हैं जो कि इंडिया के अंदर हैं। मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यू बन सकता है यहाँ पे। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है तारापुर, ये महाराष्ट्र में है। राणा प्रताप सागर, ये कहाँ पे है, ये राजस्थान के अंदर है। कलपक्कम तमिलनाडु के अंदर है। नरोड़ा यूपी के अंदर है। ककरापारा गुजरात के अंदर है, और कैगा कर्नाटक के अंदर है। ये न्यूक्लियर पावर रिएक्टर लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक जैतपुर लिख रखा है, आप प्लीज़ कमेंट में बताइए जैतपुर है कहाँ। ठीक है, ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन करने वाला आने वाले टाइम में
प्लांट होगा न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन करने वाला। ये है कहाँ पे, प्लीज़ आप कमेंट करिए इसके बारे में। अब क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी से क्या क्या चीज़ें, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है। द मेजर हजार्ड ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन इज द स्टोरेज। सबसे खतरनाक चीज़ है उसका स्टोरेज, ठीक है, जो हजार्ड है आप उसको स्टोर कहाँ पे करेंगे। एंड डिस्पोजल ऑफ स्पेंट और यूज फ्यूल, मतलब आप स्टोर कैसे करेंगे। मान लीजिए जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन चीज़ें हैं, जो एटम ऑफ एलिमेंट है जैसे यूरेनियम है। दूसरी चीज़ उसका जो लेफ़्ट आउट यूज्ड फ्यूल है या लेफ़्ट आउट जो मटेरियल रह गया, डिस्पोजल रह गया, उसको कहाँ स्टोर करेंगे, क्योंकि वो डिके होता रहा, कंटिन्यू डिके होता रहा, स्टिल डिकेइंग इनटू द हार्मफुल सब एटमिक पार्टिकल्स, रेडिएशन जनरेट करता है, ठीक है। इम्प्रॉपर न्यूक्लियर वेस्ट स्टोरेज, ठीक है, इससे भी पोल्यूशन क्रिएट होता है। एंड डिस्पोजल रिजल्ट इन इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन, अगर आप उसको इम्प्रॉपर न्यूक्लियर वेस्ट स्टोरेज करेंगे, इम्प्रॉपर तरीके से करेंगे तो उस पर और क्या इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन, क्योंकि वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, फ्यूजन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो कभी नहीं रुकता, ठीक है। देयर इज ए रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल लीकेज, न्यूक्लियर रेडिएशन का एक्सीडेंटल लीकेज भी हो सकता है, ठीक है। हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन जो प्लांट लगा जाएगा उसकी बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ क्या है, जो भी हम इसके अंदर फ्यूल यूज़ कर रहे हैं उसकी यूरेनियम जैसे उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो लिमिटेड है, ठीक है। इंडिया के अंदर कहाँ मिलता है, मैं आपको बता देता हूँ, साउथ के अंदर आंध्र प्रदेश है। आप मुझे नॉर्थ के अंदर बताइए, नॉर्थ इंडिया के अंदर बताइए किस स्टेट के अंदर यूरेनियम पाया जाता है। न्यूक्लियर एनर्जी वॉज द फर्स्ट यूज फॉर द डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस फॉर द न्यूक्लियर पावर स्टेशन, मतलब ये न्यूक्लियर एनर्जी थी वो न्यूक्लियर पावर स्टेशन उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज की गई थी, ठीक है। अब न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर दिया गया है, न्यूक्लियर फ्यूजन में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम किसी चीज़ का फ्यूजन करते हैं, जैसे फ्यूजन जब हम करेंगे, मैंने बताया कि लाइटर दो एटम लेंगे ऑफ एलिमेंट, वो जब कंबाइन करेंगे तो हैवियर एटम ऑफ एलिमेंट बनेगा। तो लाइटर हम मोस्टली क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन का एग्जाम्पल ले रहे हैं। हाइड्रोजन के तीन क्या है आइसोटोप हैं, तीन आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन जिसको प्रोटियम बोलते हैं, दूसरा ड्यूट्रियम, तीसरा ट्राइटियम। अब देखिए करंटली ऑल द कॉमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर आर बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन, जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर हैं वर्ल्ड के अंदर वो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस पे। फिजन आपको पता बम्बार्डमेंट न्यूट्रॉन का होता है, वहाँ से क्या होता है, एक बार यूरेनियम प्लूटोनियम थोरियम को ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हुआ, वो कंटिन्यूस सस्टेनेबल तरीके से सस्टेनिंग प्रोसेस से वो कंटिन्यू ब्रेकडाउन होता होगा और होता रहता है और रेडिएशन का प्रोडक्शन करता रहता है। बट देयर इज़ अनदर पॉसिबल न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन सेफर प्रोसेस, वो क्या है, दैट इज़ द फ्यूजन प्रोसेस। कैसे, दो हाइड्रोजन एटम लिए, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 मेक द हीलियम, हीलियम एटम हैवी एटम होता है, और क्या है कि इट रिलीज ए ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी है। मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ होता है ये प्रोसेस, ये क्या होता है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ये प्रोसेस होता है, जब कोई लाइटर एलिमेंट या लाइटर एटम ऑफ एलिमेंट कंबाइन होते हैं और एक हैवी एटम जनरेट करते हैं, जिससे हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है, वो होता है सन के अंदर। सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होता है, जिससे एनर्जी प्रोडक्शन कंटिन्यू प्रोसेस होती है, ठीक है। अब क्या है, सच न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन आर सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सन, मैंने अभी भी बताया है, एंड अदर स्टार। द कंडीशन नीडेड फॉर दिस प्रोसेस आर एक्सट्रीम मिलियन ऑफ डिग्री ऑफ टेम्परेचर। मैंने बताया इस प्रोसेस को जनरेट करने के लिए दो एटम ऑफ एलिमेंट जो लाइटर एटम ऑफ एलिमेंट है उनको कंबाइन करने के लिए हमें हाई डिग्री ऑफ टेम्परेचर चाहिए और मिलियन ऑफ पास्कल ऑफ प्रेशर, इतना हैवी प्रेशर चाहिए हमें। अब क्या है, हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन बॉम्ब है, जो हाइड्रोजन बम बनते हैं वो किस प्रोसेस से बनते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन से बनते हैं, ये याद रखना है, एक MCQ है। न्यूक्लियर जो बम है, जो न्यूक्लियर बम बनते हैं वो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस से बनते हैं, तो मतलब हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन से, और न्यूक्लियर बम जो बनते हैं वो फ्यूजन प्रोसेस से बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेस। अब इन जो हम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं उनका क्या इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस होगा, मतलब क्या चीज़ें हम देखने को मिलेंगी इन्वायरमेंट के अंदर, हमें वो फ़ायदा देंगी या फिर हमें वो डिसएडवांटेज देंगी, ठीक है। वी हैव स्टडीड वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी, हमने बहुत सारे सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़े, जिनमें से एक्सप्लोटिंग एनी सोर्स ऑफ एनर्जी डिस्टर्ब द इन्वायरमेंट। कोई भी हम सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली क्या हो रहा है, हमारे इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं वो इफ़ेक्ट कर रहा है। जैसे द सोर्स वी यूज चूज डिपेंड ऑन द फैक्टर,
हम जो सोर्स यूज़ कर रहे हैं वो कई फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, कई चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि ईज़ ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम दैट सोर्स, हम उससे कैसे एनर्जी को मतलब एक्सट्रैक्ट करें, ठीक है, और हम उसको कैसे यूटिलाइज करें, और जब हम यूटिलाइज करें तो हम उसका इफ़ेक्ट क्या क्या होगा, ठीक है। अब क्या होगा, जो हम टेक्नोलॉजी यूटिलाइज कर रहे हैं उसके एफिशिएंट यूज़ के लिए, तो वो डेफिनेटली क्या करेगी, इन्वायरमेंटल को डैमेज करेगी, ठीक है। वी टॉक अबाउट द क्लीन फ्यूल्स, सीएनजी के बारे में हमने डिस्कस किया फर्स्ट पार्ट के अंदर। उसमें क्या हमने देखा कि आप जो सीएनजी है उसका हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और इजी से हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, और वो बर्निंग फ्यूल्स हैं, और उससे क्या होता है, ज़्यादा पोल्यूशन नहीं जनरेट होता, ठीक है। उसके बाद आता है कि सोलर पैनल, हमने सोलर पैनल का डिस्कस किया। सोलर पैनल से क्या होता है, लेस अमाउंट ऑफ पोल्यूशन प्रोडक्शन होता है, तो हम इजी से हम उसका यूटिलाइज करते हैं, लेकिन उसकी भी लिमिटेशंस हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका हाउ लॉन्ग विल एन एनर्जी लास्ट अस, मतलब कितने लंबे टाइम तक हम एनर्जी को मतलब रख सकते हैं या वो हमारे साथ रह सकती हैं। दैट डिपेंड अपॉन द फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है ना। हम अगर मान लीजिए लंबे टाइम तक हमें अर्थ पे सस्टेन करना है तो ज़्यादा फॉसिल फ्यूल पे हम डिपेंड नहीं रह सकते, तो हमें रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, यहाँ पे दिया गया है। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, वो कंटिन्यू प्रोसेस जनरेट होते रहते हैं, वो एग्जॉस्ट नहीं होते, ठीक है। अच्छा एग्जांपल है बायोमास का, जिससे हम क्या नाम है, मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं, कांस्टेंट सप्लाई होती है हमारी एनर्जी की, और वो रीजनरेट होते रहते हैं, ये इनको बोलते हैं क्या, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। उसके बाद आता है रिन्यूएबल एनर्जी इज अवेलेबल इन आवर नेचुरल इन्वायरमेंट, हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी अवेलेबल है। सन एनर्जी का सबसे अच्छा एग्जांपल है। कंटिन्यूइंग एंड रिपीटिंग करंट ऑफ एनर्जी एंड इज स्टोर्ड इन दिस सच लार्ज अंडरग्राउंड रिजर्व, मतलब हम इसको, ये कंटिन्यू प्रोसेस से ये प्रोडक्शन होती रहती है, हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं। दैट डिपेंड अपॉन आवर टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब क्या है, हमने क्या क्या पढ़ा है इसके अंदर, हमने फॉसिल फ्यूल देखे, एफिशिएंसी देखी टेक्नोलॉजी की, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखा, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी देखे हमने, ठीक है। अब हम एमसीक्यू करते हैं जल्दी से। क्या है जो हमने पढ़ा है हम इजी से एमसीक्यू कर सकते हैं। द सोलर वाटर हीटर कांट बी यूज टू गेट द हॉट वाटर ऑन, देखिए सोलर वाटर हम हीटर का यूज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें क्या चाहिए, सन चाहिए, सन की अवेलेबिलिटी चाहिए, सन रेज, सन रेडिएशन चाहिए। तो देखो सनी डे है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपको रेडिएशन एनर्जी मिली, हॉट डे है तभी अच्छी बात है, विंडी डे है तब भी अच्छी बात है क्योंकि बहुत ज़्यादा एयर है, वो एयर जैसे लू की फॉर्म में है। लेकिन क्लाउडी डे है तो आप एनर्जी नहीं ले सकते, तो ये हम इसको सोलर वाटर हीटर का यूज़ नहीं कर सकते जहाँ पे जब आपके बादल हों, बादल एक क्लाउडी डे हो। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स, इनमें से कौन सा ऐसा है जो बायोमास एनर्जी सोर्स का एग्जांपल नहीं है। ऑब्वियस ये बात है न्यूक्लियर एनर्जी, देखो बायोमास में वुड भी आती है, गोबर गैस भी आती है, कोल भी आती है। तो उसके बाद है थर्ड ऑप्शन, मोस्ट ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी वी यूज रिप्रेजेंट द स्टोर्ड सोलर एनर्जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्टीमेटली ड्राइव फ्रॉम सन एनर्जी, मतलब इनमें से ऐसी कौन सी एनर्जी जो सन एनर्जी से हमें अवेलेबल नहीं होती। सिंपल सी बात है, जियोथर्मल होती है क्योंकि वो टेम्परेचर का डिफरेंस क्रिएट करती है, विंड एनर्जी थे टेम्परेचर का डिफरेंस, बायोमास एनर्जी होती है वो भी सन एनर्जी पर डिपेंड है, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो अल्टीमेटली कहाँ से, सन एनर्जी से ड्राइव नहीं है, ठीक है। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आप लोगों का बहुत धन्यवाद है। प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही हम जल्दी से रिवीजन क्लास को आने वाले उसमें हम लेते रहेंगे। थैंक यू ऑल।